हेलो। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे 11th क्लास के पर्सपेक्टिव से। 10th क्लास में अगर आपको याद हो, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था तो वो आपने लिखा था के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। लेट्स सपोज आपको कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो कार्बन का सभी को पता है एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। तो 10th क्लास में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा था? ये हमने बोला था ये के सेल है, ये एल सेल है और ये हमारी क्या है, एम सेल है। के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फिर 18 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाओगे। बट हमें यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। तो ये 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से था। बट ये बोहर के अकॉर्डिंग था और बोहर का मॉडल डिस्कार्डेड था जब क्वांटम मैकेनिक्स आई, ठीक है ना। तो उसने तो बोहर ने तो सिंपल ये कह दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। प्लेनेटरी मोशन है उनकी, ठीक है, प्लेनेटरी पाथ है, ट्रेजेक्ट्री है उनकी, तो फिक्स कर दी थी उन्होंने इनकी पोजीशन। बट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया और जैसे डी ब्रिगली हाइपोथेसिस आया, तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन की हम फिक्स पोजीशन नहीं बता सकते। तो क्वांटम मैकेनिक्स यही कहती है कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बता सकती हैं, और जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 90 to 95% होगी, उस स्पेस को हमने बोल दिया ऑर्बिटल्स। तो अब जो हमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो ऑर्बिट में नहीं, ऑर्बिट या ऑर्बिट में नहीं, ये तो क्या थे, ऑर्बिट थे या फिर ऑर्बिट बोल लो उसको, ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रॉन कहां पर फिलअप करने हैं, ऑर्बिटल्स में फिल करने हैं। तो इसके पर्सपेक्टिव से, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। तो अगर आपको पिछले वीडियो लेक्चर का याद हो, ठीक है, तो अच्छा रहेगा, वरना नहीं याद है तो मैं रिकॉल कराता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जैसा इसका नाम इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होगी। इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, अरेंजमेंट। किसमें? एटॉमिक ऑर्बिटल में। अब एटॉमिक ऑर्बिटल बेसिकली किसमें प्रेजेंट होते हैं? एटम में। यानी कि किसी एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इट इज द अरेंजमेंट of electrons in atomic orbitals। कैसा कॉन्सेप्ट है ये? रियल कॉन्सेप्ट है? नहीं, रियल कॉन्सेप्ट नहीं है, बस हमने समझने के लिए बनाया। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। इट इज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। इट इज ए हाइपोथेटिकल ठीक है, कॉन्सेप्ट, ठीक है। इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फीडेड in atomic orbital to build atom, in which electrons are fed in atomic orbitals to build atoms। What is the meaning of hypothetical? हाइपोथेटिकल किसी के मन की उपज है। अब ओब्वियसली कोई एक आदमी के मन की तो उपज नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम जो इलेक्ट्रॉन है हमारे, उनको किसी ऑर्बिटल में फिलअप करते हैं, तो वहां पर बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। बट स्टिल हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल होने के बाद भी बहुत सारी चीजों को करेक्टली एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो इस पे कोई क्वेश्चन उठाना, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स पूरी थ्योरेटिकल है, तो उस पर आज तक कोई क्वेश्चन नहीं उठा है। उसने बहुत सारी चीजों को सिंपली तरीके से क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू बिल्ड अप द एटम्स, ठीक है। तो अब मैं पिछले वीडियो लेक्चर की बात करूंगा थोड़ी सी। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें 4 रूल्स की जरूरत पड़ेगी, और वो पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए थे। आपको नहीं पता है तो वो सीखने जरूरी है। सबसे पहला रूल था आप बहु प्रिंसिपल।
आप बाहु प्रिंसिपल या फिर रूल बोल देते हैं, आप बाहु प्रिंसिपल। आप बाहु जो वर्ड है वो जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। जिसका मतलब क्या होता है? बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब होता है, मान लो एनर्जी लेवल है, ठीक है, ये एनर्जी लेवल है, तो इन एनर्जी लेवल्स में हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? नीचे वाले में, जिसकी सबसे लोएस्ट एनर्जी है। जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हो तो सबसे पहले सीढ़ी कौन सी चढ़ोगे? ऑब्वियसली सबसे नीचे है उसको चढ़ोगे। ऐसा तो है नहीं कि आप सबसे ऊपर वाली या 3-4 सीढ़ियां 5 सीढ़ियां छोड़कर पैर रख दोगे, ऐसा तो कभी होता नहीं, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हो। तो अबाउ प्रिंसिपल स्टेट दैट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम electrons are first filled in that atomic orbital which has lowest energy। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगा, उस ऑर्बिटल में फिल किया जाएगा जिसकी लोएस्ट एनर्जी है, ठीक है। वो फिल हुआ, उसके बाद सब्सिक्वेंट एनर्जी के अकॉर्डिंग, यानी कि सब्सिक्वेंट ऑर्बिटल फिलअप किए जाएंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या कहता है? आप बहु प्रिंसिपल कहता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? जिसकी लोएस्ट एनर्जी है, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जिसकी हाईएस्ट है, फिर ऐसे ऐसे चलते जाएंगे हम। तो ये कहता है आप बाहु प्रिंसिपल। लिख लोगे इसको, या पिछला वीडियो लेक्चर देख लोगे, वैसे मैंने यहां पर बता दिया। सेकंड, अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम कैसे कंपेयर, सॉरी ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हम कर सकते हैं n+l रूल से। इससे n+l रूल, जिसको क्या बोला था? बोहर-ब्यूरी रूल। बोहर-ब्यूरी रूल। बोहर-ब्यूरी रूल या n+l रूल क्या कहता है कि जब कभी भी हमें ऑर्बिटल्स की एनर्जी को कंपेयर करना पड़ जाए तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजीमुथल क्वांटम नंबर को जोड़ लो। जिसकी लिए ये वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, या इन अदर वर्ड्स n+l वैल्यू जो है, n+l वैल्यू जो कम होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी? उसकी एनर्जी भी क्या होगी? लोअर होगी, ठीक है। लेट्स सपोज, मान लो मेरे पास क्या है? 2s ऑर्बिटल है और क्या है? 2p ऑर्बिटल है। मुझे इनके लिए क्या करना है? एनर्जी पता लगाने की, किसकी ज्यादा है, 2s की या फिर 2p की। तो मैं क्या करूंगा? मैं इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो सामने लिखी है, क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है? 2। और एल की वैल्यू इसके लिए क्या होती है? याद करो, एस के एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं? 0 1 2 3 एस पी डी एफ, एस पी डी एफ 0 1 2 3, ठीक है। तो यहां पर एल की वैल्यू कितनी है? 0, यानी कि n+l की वैल्यू आ गई 2। और यहां पर एल की वैल्यू कितनी है? n की तो 2 दिख ही रही है आपको, और एल की वैल्यू कितनी है पी ऑर्बिटल के लिए? 1। तो ये कितनी है? 3। तो 3 इज जो भी है 3 इज ग्रेटर देन द 2। सो ज्यादा एनर्जी किसकी है? 2p की। तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन फिलअप करना होगा तो पहले 2s में करूंगा इंस्टेड ऑफ द 2p, ठीक है। इससे भी पहले किसमें होगा? ऑब्वियसली 1s में होगा, क्योंकि इसके लिए n+l की वैल्यू क्या है? 1 है। तो सबसे पहले इसमें, देन इसमें, देन इसमें, इस तरीके से मैं करूंगा। क्या होगा जब n+l की वैल्यू सेम आ जाएगी? तो जब n+l की वैल्यू सेम आ जाती है तो हमें सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू देखनी है, ठीक है। इन केस ऑफ सेम n+l वी विल चेक द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जिसकी कम वैल्यू उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी? हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? लेट्स सपोज हमारे पास क्या है? एक तो 4p ऑर्बिटल है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है? 3d ऑर्बिटल है। एक तो 4p है और एक कितना है? 3d ऑर्बिटल है। तो यहां पर p 4p में 4 तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है, और p के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि l की वैल्यू कितनी होती है? ऑब्वियसली 1 होती है। तो 4 + 1 कितना हो गया? 5। यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है? 3 है। और d के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू वो कितनी है? 2 है। तो यहां पर भी कितना आ गया? 5 है। तो दोनों n+l सेम आ गए। अब यहां पर हमें देखना होगा जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा। सिंस n की वैल्यू यहां पर ज्यादा है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो 3d पहले फिलअप किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं? एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एनर्जी लेवल डायग्राम। कैसे? या तो आप सभी एटॉमिक ऑर्बिटल, पॉसिबल एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू कंपेयर करो, तब बनाओ।
तो वो n प्लस r की वैल्यू कंपेयर करोगे और पॉसिबल एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए आप बनाते जाओगे तो भी वैसा ही बन जाएगा, बट वो टाइम कंज्यूमिंग है। या फिर सिंपल और शॉर्टकट मेथड क्या है इसका, क्या मेथड है, सबसे पहले हम लिखते हैं 1s, क्या लिखते हैं 1s, ठीक है, फिर 2s, इसके नीचे क्या लिख लिया 2s, फिर क्या लिख लिया 2p, 1p तो होता नहीं कुछ, 1p तो कुछ नहीं होता, ठीक है, 2p लिख दिया, 2d भी कुछ नहीं होता इसलिए 2d भी नहीं लिखना, फिर लिखते हैं 3s, फिर लिखते हैं 3p, 3d होता है, ठीक है। कैसे चेक करते हैं कि कौन सा जो भी आपका एटॉमिक ऑर्बिटल दिया है क्या वो पॉसिबल है या वो पॉसिबल नहीं है, कैसे चेक करते हैं हम चेक करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू मैच नहीं होना चाहिए। ऑलवेज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज ग्रेटर देन द एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर वो इक्वल हो रहे हैं या फिर एल की वैल्यू एन की वैल्यू से ज्यादा आ रही है तो डिस्कार्ड कर देंगे उसको, वो एटॉमिक ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखूंगा 4s, उसके बाद 4p, उसके बाद 4d और 4f भी पॉसिबल होता है, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा 5s है ना जी, और 5d, ठीक है, 5p रह गया हमारा, 5p देन 5d देन 5f, 6s, 6p, 6d, 7s, 7p एंड सो ऐसे चलता ही जाएगा, बट इतने से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये देखो क्या कैसे लिखी है 1s है, इधर क्या है, यानी कि जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है, n की वैल्यू सेम है, जो इनके सामने लिखी है उसको एक रो में लिख लिया, देखो एक है, एक वाला एक ही था और उसने लिखा, दो वाले थे 2s 2p, 3 वाले 3s 3p 3d, 4 वाले कितने थे 4s 4p 4d 4f, 5s वाले 5s 5p 5d 5f, 6s वाले 6s 6p 6d 6f भी होगा और 6g भी होगा, बट मैंने कहा इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, इसी से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर 7s भी होता है, 7p भी होता है, 7d भी होता है, 7f भी होता है, 7g भी होता है, बट आपको वहां तक जाना ही नहीं है, ठीक है। क्या वीडियो में सब दिख रहा है, यस यहाँ तक विजिबल है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस तरीके से ये एरो ऊपर से नीचे की तरफ काटना है, ऐसे लेकर आना है जैसे मैं कर रहा, ऊपर से नीचे की तरफ, ये हुआ सिमेट्रिकली चलना है, ऐसे 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 गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है। क्या किया, सबसे पहले 1s 2s यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 उसके लिए पॉसिबल जो हमारे ऑर्बिटल हैं वो लिख लिया हमने, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए हमने एक ही रो में लिख लिया, थोड़ा सा रेगुलर बनाएंगे ताकि जब कभी भी इसको ऐसे कट करें, ठीक है ना, तो हमारा एक रेगुलरिटी मेंटेन रहे, दिक्कत ना हो, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ऐसे काटना है, जो एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं केवल उन्हीं को काटना है, ऐसा नहीं कि मैं 3D को ऐसे ले आऊंगा, नहीं, हमें बिल्कुल कैसे चलना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलना है, ऐसे डायगोनल जो लाइन कट रही है हमारी, तो 1s को काट दिया, 2s 2p वाले लाइन में कौन था 3s था, फिर 3p की तरफ कौन आया था जो इसके आपका बिल्कुल सामने, ठीक है, 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s, ठीक है। अब देखो, अब जो सबसे पहले कटा उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, तो सबसे पहले कौन कटा है, ऑब्वियसली 1s, तो यहां पर लिखता हूं मैं 1s से कम एनर्जी, फिर कौन कटा है 2s, ठीक है, फिर देखो 3s और 3p में से 3s और 2p में से कौन कटा है, ऑब्वियसली 2p कटा है, तो 2p, ठीक है, फिर कौन आया हमारा 3s, देन कौन 3p और 4s, 3p और 4s, देन 3d 4p 5s, यहां लिख दो 3d 4s एंड 5s, ठीक है। 3d 4p है यहां पर, 4s तो वहां पर लिखा जा चुका है, 4p एंड यहां पर क्या है 5s, ठीक है, ठीक है। फिर 4d 5p 6s, यस 4d 5p 6s, ठीक है, देन 4f, देन कौन आ जाएगा 4f
देन 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s, 7s के बाद 5f, यस 5f, देन 6d, एंड देन कौन आ गया हमारा 7p। इस तरीके से। तो जब कभी भी मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, सबसे पहले आप बाहु रूल देखूंगा। आप बाहु प्रिंसिपल क्या कहता है, आप बाहु रूल क्या कहता है कि उस एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फीड किया जाएगा जिसकी एनर्जी लोएस्ट है। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है, ऑब्वियसली 2s की है। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, 2s में, सॉरी 1s में। दूसरा भी किसमें जाएगा, ऑब्वियसली 1s में जाएगा। अब देखो आप सभी को पता है जो s ऑर्बिटल होता है उसमें कितने डब्बे होते हैं, s सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो उसमें एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, ठीक है। इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। p में आपको पता है p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, p सबसेल के लिए 3 होते हैं, एक px होता है, एक py होता है और एक pz। याद करो जब शेप ऑफ ऑर्बिटल पढ़ाई थी, px की जो लोब है x एक्सिस के लोंग है, py की लोब y एक्सिस के लोंग है और pz की लोब किसके एक्सिस के लोंग है, z एक्सिस के लोंग है। तो इसलिए 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन मिली थी हमें और 3 पॉसिबल ऑर्बिटल हैं। अब एक डब्बे में, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पर कितने डब्बे हैं, 3 बॉक्सेस हैं, 3 डब्बे हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। डी की बात करूं तो डी की कितनी पॉसिबल ओरिएंटेशन थी स्पेस में, ml की वैल्यू कितनी थी, 5 ml की वैल्यू थी, तो 5 पॉसिबल ओरिएंटेशंस थी। तो यहाँ पर कितने डब्बे होंगे, 5 डब्बे होंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। कौन से dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। dz स्क्वायर की शेप कैसे होती है, बेबी सूथर जैसे, ठीक है। वो बेबी दूध, उसको दूध पिलाने वाला होता है ना बेबी सूथर, उस जैसी शेप होती है। और f में, f की बात करूं तो f में 7 ऑर्बिटल होते हैं, 7 ओरिएंटेशन पॉसिबल हो सकती है इसकी। तो d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10। f में 7 बॉक्सेस हैं तो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 14। और यहाँ पे कितने थे, 6। और जो आपका s में है कितने, 2। तो s में 2, p में 6, d में 10 एंड f ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 14 आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 फिर 2 फिर 6 2 6 2 10 6, ठीक है, 2 10 6 2 14 10, ऐसे करके हम चलते जाएंगे। तो ये तो हुआ हमारा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर एक बच्चे को आना चाहिए था। इसकी फोटो क्लिक कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ये रखने हैं, पहले रखने हैं थोड़ा सा इनमें जो सेम रो में आए ताकि कटने में आसान रहे, ठीक है। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है, 1s की है, तो सबसे पहले 1s से फिल किया जाएगा अकॉर्डिंग टू आप प्रिंसिपल, ठीक है। चले, तो ये वो हमारे 2 प्रिंसिपल कवर हो गए, आप प्रिंसिपल और n+l रूल यानी कि बोहर-ब्यूरी रूल। थर्ड जो प्रिंसिपल आता है वो है हमारा पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या कहता है, बोलो। N ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फीडेड इनटू 1 ऑर्बिटल्स। और उनकी स्पिन कैसे होगी, ऊपर, एक की ऊपर एक की नीचे, यानी कि एक क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा होगा। तो कौन सा बताया है, लिख लो गया इसको, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल्स है। अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, an orbital can accommodate maximum 2 electrons with which have the opposite spins. One is revolving around the, rotating about its axis clockwise and other anti-clockwise. तो ये हमारा क्या था, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। तो जैसे मैंने बताया था s ऑर्बिटल में कितने डब्बे हैं, ऑब्वियसली s ऑर्बिटल में एक डब्बा है तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक की स्पिन ऊपर की तरफ होगी यानी कि क्लॉकवाइज, और एक की स्पिन कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। तो इसमें s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर से वही 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। p सबसेल में 3 पॉसिबल हैं, 3 डब्बे, तो 3 डब्बों में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और आपका d में फिर से वही 5 बॉक्सेस पॉसिबल हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और f में 7 पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एंड लास्ट रूल जो हमारा वो क्या है, अब प्रिंसिपल हो गया हमारा, ठीक है ना। अब प्रिंसिपल ने क्या कहा
कि सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल वो भरा जाएगा जो लोएस्ट एनर्जी का है। फिर n+l रूल आया, उसने एनर्जी को कंपेयर किया। फिर कौन है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसने कहा कि ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसमें पता चला कि s में एक ही, s सब सेल में जो आपका एक ही ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। p में 3 है तो 6 आ सकते हैं, d में 5 है तो 10 आ सकते हैं, f में 7 ऑर्बिटल 7 बॉक्सेस पॉसिबल है तो वहां पर 10 आपके 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लास्ट रूल बचता हुआ है ह्यूंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ह्यूंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ह्यूंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है? इट स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक्स प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल गेट 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग जब तक नहीं हो सकती जब तक सेम एनर्जी सब सेल में, यानी कि सेम सब लेवल में, सेम एनर्जी लेवल में, सेम सब सेल में, हर एक ऑर्बिटल में, हर एक बक्से में, डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। जैसे मान लो ये क्या है, ये हमारा p ऑर्बिटल है, ठीक है। मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा 1s, ये हमारा क्या है 1s है, ये क्या है 2s है, और ये क्या है 2p, ठीक है। ये क्या आ जाएगा फिर 3s। देखो 1s है, फिर 2s है, 2p और फिर 3s है, ठीक है ऐसे। अब मान लो किसी का एटॉमिक नंबर क्या है, किसी का एटॉमिक नंबर है 10, तो मुझे 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 10। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें, ठीक है, इसमें एक ही आ सकता है ना। ये कितने आ सकते हैं? अरे 2 आ सकते हैं ना इसमें, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब इस वाले में बात करते हैं, जो 5th इलेक्ट्रॉन होगा वो इसमें आएगा ओब्वियसली, ठीक है ना। 6th इलेक्ट्रॉन 2 पॉसिबिलिटी बना सकते हो। पहली पॉसिबिलिटी तो क्या कर सकते हो, या आप यहीं पर डाल सकते हो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या कर सकते हो, या आप यहां डाल सकते हो। बट दोनों में से सही कौन है? ये वाली पॉसिबिलिटी सही है। आप एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो आ सकते हैं, बट ह्यूंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है कि पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये वाला गलत है हमारा। पहले ही पेयरिंग कर दी और 2 खाली रह गए, ठीक है ना। तो पहले क्या आएंगे, सभी में 5th इलेक्ट्रॉन, जो आपका 5th इलेक्ट्रॉन आ गया, 6th इलेक्ट्रॉन आ गया, और 7th इलेक्ट्रॉन कहां आएगा? यहां पर आ जाएगा, ठीक है। 8th इलेक्ट्रॉन को यहां मत भर देना, क्योंकि देखो यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बदल गई है, ठीक है ना। सेम सबसेल की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर 7th इलेक्ट्रॉन यहां पर डाल देना। अब पेयरिंग हो गई। अब देखो सभी में एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, अब क्या हो जाएगी? पेयरिंग, ठीक है। 2 2 4 ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे, समझ रहे हो ना। तो ये है ह्यूंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ह्यूंड रूल का मैंने बताया था, जैसे आप बस में जा रहे हो कहीं पर, तो आप बस में चढ़ने वाले सबसे पहले पर्सन हो, तो ऑब्वियसली आप एक सीट ऑक्युपाई कर लोगे। सेकंड पर्सन क्या करेगा? सेकंड पर्सन जनरली कोशिश करता है कि मैं भी अकेला सीट पर बैठूं, खिड़की के पास। थर्ड पर्सन भी अगर उसको खिड़की वाली मिल रही है तो वो खिड़की पर बैठता है। जब हर एक खिड़की वाली सीट भर गई, फिर जो नेक्स्ट आता है उसके पास क्या ऑप्शन है? उसके पास कुछ नहीं ऑप्शन, खिड़की वाले के बाजू में बैठना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। तो बस वाला रूल है ये, ठीक है। जब तक कोई भी सीट सिंगली ऑक्युपाइड नहीं होती तब तक पेयरिंग ही नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारा ह्यूंड रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? ऑब्वियसली 1 है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, भर दो 1s 1 खत्म। हाइड्रोजन का क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, और s ऑर्बिटल में देखो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट है ही एक, तो 1s1। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 1s ऑर्बिटल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, लो खत्म, ठीक है। हीलियम में, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो 2 है तो क्या आ जाएगा? 1s2, है ना। 1s2 कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको? ये रहा 1s, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और एक इलेक्ट्रॉन मुंडी नीचे कर रहा है, ठीक है ना। तो 1s2। फिर हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लेते हैं लिथियम। लिथियम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर है 3। तो एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसको कैसे फिल करेंगे भाई? 2 तो इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे? 1s2 में। फिर नेक्स्ट किस में जाएगा? ऑब्वियसली 2s में जाएगा। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट इतने इलेक्ट्रॉन है नहीं हमारे पास। 2 इसमें आ गए और एक इसमें आ गया, 3 कंप्लीट हो गए। तो 1s2 2s1। तो ये हमारा क्या है? 1s, और ये हमारा क्या है? 2s। यानी कि एक यहां पर आ गया, एक यहां पर आ गया, और एक यहां पर आ गया, ठीक है। फिर बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4। तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 2 3 4, यानी कि 1s2
2s2। ठीक है, फिर कौन है बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो 1s2 2s2। और नेक्स्ट इसमें चला जाएगा, वहां पर देखो कौन आएगा 2p में जाएगा, तो 2p1। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 1s2 2s2, हमारे क्या 1s2, ये 2s2, और p वाले कितने होते हैं, 3 होते हैं, px py pz, तीनों की एनर्जी सेम है। ठीक है ना, तो ये हमारे क्या है 2p, तो 2p एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो बोरोन का, बोरोन के बाद किसका आता है, कार्बन का, कार्बन का नंबर कितना है 6, तो यहाँ तक तो सेम हो जाएगा, यहाँ तक तो क्या हो जाएगा सेम 1s2 2s2। 2p में कितने चले जाएंगे 2, 2p में कितने चले जाएंगे 2, यानी कि किस तरीके से आ जाएगा, तो यहाँ पर 1s2 2s2, ये 1s2 2s2 2p2। ठीक है, 2p2, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो दूसरा कहां डालो, इसी के बाजू में, गलत हो जाएगा, ह्यूंड रूल थप्पड़ मारेगा ह्यूंड आपको। ठीक है, तो वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, अनपेयर्ड रहेगा। ठीक है, मान लो मुझे नियोन का लिखना है, इसको फोटो ले लो जल्दी से अगर लेंगे तो, मान लो नियोन का लिखना है, नियोन, नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, 10 का करवाया जाता, छोड़ो नियोन का, सोडियम का लिखते हैं, सोडियम का, सोडियम का लिखते हैं, सोडियम का, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11, ये हो गया सोडियम एटॉमिक नंबर 11। तो क्या हो जाएगा 1s2, कितना हो जाएगा 2s2, फिर कौन आएगा 2p, p में कितना आ सकते हैं मैक्सिमम 6, तो 6 आ गए, तो 2 + 6 कितना हो गए 10 है, कितने 11, तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाएगा 3s में, ये 3s1। ठीक है, मान लो नाइट्रोजन का लिखते हैं, नाइट्रोजन का, फ्लोरीन का लिखते हैं, चलो फ्लोरीन का, सीधा क्लोरीन का लिखते हैं 17 का, ये सही रहेगा, क्लोरीन 17 का, 17 एटॉमिक नंबर है इसका। ठीक है, तो क्या होता है 1s2, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद 2s2 है ना, उसके बाद 2p में कितने आते हैं 6 आ सकते हैं, 2p6 है, कितने हो गए 10 हो गए, है कितने 17 के 7 फिलअप करने हैं, तो 3s2, 2 इसमें आ गए, रह गए 5, और 3p आता है, फिर क्या बन जाएगा 3p कितना 5, 3p5, जोड़ करो 2 2 6 12 और 5 17। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कौन है 1s, ये कौन है 2s, ये कौन है 2p, ये कौन है 3s, और ये हमारा 3p, यानी कि 1s 2s 2p 3s 3p। तो सबसे पहले यहां पर इलेक्ट्रॉन 3 4 5 पेयरिंग नहीं करवानी, 6 7 बढ़ गए 8 9 10, उसके बाद 11 12 13 14 15 16 एंड 17, इस तरीके से हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हमारा क्लोरीन का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आर्गन का, आर्गन, आर्गन का कितना होता है 18, तो 18 जो 18वां इलेक्ट्रॉन है कहां जाएगा, यहां पर चला जाएगा आपका आर्गन के केस में। ठीक है, और करते हैं, और भी करते हैं, कैल्शियम का, कैल्शियम का 20 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, 20 का लिखोगे 20, तो 20 का कैल्शियम 20, तो क्या बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, काउंट करना 10 + 8 कितने हो गए 18, और एटॉमिक नंबर कितना है 20, तो 3p तक आगे कौन किसकी बारी आ जाएगी 4s की, और 4s में कितने चले जाएंगे 2 चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम का, किसका आता है स्कैंडियम का, तो स्कैंडियम का करोगे आप, स्कैंडियम में क्या हो जाएगा, यहां तक तो सेम हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक है, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है, हाँ तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही थी। हाँ तो क्या कह रहा था मैं, स्कैंडियम का लिखना है तो यहाँ तक सेम हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक सेम हो जाएगा एज इट इज। उसके बाद 4s2 के बाद यानी कि 4s2 तक 20 हो गए, है कितने 21 है, तो 21वां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा 3d में चला जाएगा, और 3d डी में तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10 आ सकते हैं, बट यहाँ पर कितना ही फिल करना है, एक ही फिल करना है। तो कैसे सिचुएशन हो जाएगी, ये हमारा क्या है, ये 4s है, और ये हमारी क्या है 3d है, तो 4s में 2 और 3d में कितने बच जाएंगे, एक ही 3d
1। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 22। तो वो भी यहां तक तो सेम आ जाएगा 4s2 तो 3d1 के बाद क्या आ जाएगा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, क्या बन जाएगा 3d2। ठीक है, उसके बाद शक्ति V यानी कि वेनेडियम 23 यानी कि 4s2 3d3 बन जाएगा। ठीक है, तो यहां तक बिल्कुल एच डी चलेगा। क्रोमियम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर इसको देख लो, जल्दी से देखना है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 24। एक्सेप्शन लिख लो इसको, एक्सेप्शन अलग चलेगा थोड़ा सा। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। ठीक है, तो भरते हैं इसको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 हो गए। काउंट करो 20 हो गए यहां तक। तो 21वां कहां चला जाएगा, यानी कि 20 है ना, तो 24 भरने हैं हमें टोटल। तो 24वां कहां जाएगा, 24 ऑब्वियसली डी में जाएगा, 3d में कहां जाएगा 3d में, है ना जी, 3d में जाएगा। यानी कि 21 22 23 24 यानी कि एक्चुअल में कैसा होना चाहिए था 3d4। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था। ठीक है, ये होना चाहिए था, बट एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इसका है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। प्लीज नोट दैट यहां तक तो सेम है, यहां तक कोई झोल नहीं है, लेकिन झोल यहां पर आ जाता है क्या 4s2 3d4 होना चाहिए था, बट यहां पर एक्चुअली क्या है 4s1 3d5 है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन s में से, ये 4s है, ये 4s ऐसा होना चाहिए था, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां चला जाता है, तो 4s1 3d5 बना लेता है। ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि ये हाफ फील्ड है। क्या ये हाफ फील्ड, देखो फुली फील्ड का मतलब रहता है डी में 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, बट यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको क्या बोल देते हैं हाफ फील्ड बोल देते हैं। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन पर ऑर्बिटल, 1 इलेक्ट्रॉन पर ऑर्बिटल दिख रहा है, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, तो हर एक में कितना दिख रहा है, एक डब्बे में, एक बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं हाफ फील्ड। हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होते हैं की बजाय दूसरों के। So to achieve the stable half-filled electronic configuration, one electron is jumped from the 4s orbital to इसमें 5d में चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या बन जाता है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेक्चर के एंड में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। दो रीजन की वजह से होता है इसका, एक तो सिमेट्री, एक तो क्या होता है सिमेट्री, एक तो होता है इसका सिमेट्री, और दूसरा होता है एक्सचेंज एनर्जी। वो अभी हम डिस्कस करेंगे। एक और आएगा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का, तो वहां तक पहुंचने के बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, फोटो ले लो इसकी। नेक्स्ट लिखो आयरन 26, मैंगनीज का आप खुद से लिख लोगे 25 का, सिंपल है 4s2 3d5 बन जाएगा। ठीक है, 4s2 3d5 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है 4s2 3d5 बन जाएगा। आयरन का लिखते हैं, आयरन का 26, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 होता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, एंड 4s2। 20 हो गए यहां पर, टोटल कितने हैं 26, तो हमारा क्या बन जाएगा 3d6 बन जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद कोबाल्ट का 27, कोबाल्ट का क्या बन जाएगा, देखो यहां तक सेम रहेगा, 4s2 तक 20 हो गए, यानी कि 4s2 तक 20 हो गए इलेक्ट्रॉन, काउंट कर लो, और 7 और हैं तो डी में 10 आ सकते हैं, तो 7 यहां पर आ जाएंगे 3d7। उसके बाद है कोबाल्ट के बाद है कौन, निकिल 28, ये भी सेम हो जाएगा 4s2 3d8। उसके बाद आता है कॉपर 29, कॉपर 29 का सेम होना चाहिए था ऐसे ही 4s2 और 20 हो गए यहाँ पर 20, 9 और बचते हैं, तो कितना होना चाहिए था 3d9 होना चाहिए था, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। क्यों, उसको भी देखते हैं। चलो, तो कॉपर और क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल हैं। ठीक है, कॉपर और क्रोमियम का, तो कॉपर का होना क्या चाहिए था 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 4s2 3d9 4s2 3d9 ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, बट है नहीं। यानी कि क्या होना चाहिए था कॉपर का, ये हमारा कॉपर जेड एटॉमिक नंबर कितना है 29, क्या होना चाहिए था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 ऐसा होना चाहिए था। यानी कि ये हमारा 4s है और ये हमारा क्या है 3d है। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होने चाहिए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा होना चाहिए था, बट हकीकत में ऐसा क्या है, स्टार लगा लो इसको, कॉपर का 29 के एक्चुअल में क्या है 4s1 3d10 4s1 3d10। एक इलेक्ट्रॉन 4s से जंप करके कहां चला गया 3d में, इनके जो एक इलेक्ट्रॉन है ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है उसने गुस्ताखी कर दी, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन 4s से जंप करके कहां चला गया 3d में चला गया, 4s से 3d में चला गया। स्ट्रक्चर में क्या बन जाएगा, ये हमारा 4s है, इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, एक चला गया है ना, तो यहां पे कितना हो गए 1 2 3 4 5 6 10 हो गई 4s1 3d10। अब क्यों गया, देखो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, टू अचीव फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसा फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है वन, जो एक ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, एक ऑर्बिटल में इनके 2 इलेक्ट्रॉन पर ऑर्बिटल, देखो एक ऑर्बिटल में, हर एक ऑर्बिटल में एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 2 2 2, यानी कि डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, और है भी कितने 10। तो 3d9 वाला ज्यादा स्टेबल नहीं था, ऐसा होना चाहिए था स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द 4s ऑर्बिटल टू 3d ऑर्बिटल। क्या ऐसा हर बार होता है, ऐसा हर बार नहीं होता है, d ऑर्बिटल के केस में जनरली होता है ये, क्योंकि जो 4s और 3d की एनर्जी कंपैरेटिवली सेम होती है, वहां पर इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉपर और क्रोमियम का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरली, ठीक है। तो कॉपर का क्या बन जाएगा 4s1 3d10 और क्रोमियम का 4s1 3d5। क्रोमियम में तो जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्यों है, टू एक्वायर द स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है, एंड कॉपर में टू ऑब्टेन या टू एक्वायर द स्टेबल फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी वजह से ये दिक्कत क्रिएट करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा अभी डिस्कस करेंगे। एक बार जिंक का और लिख ले, जिंक का आज का लास्ट, और उसके बाद कॉपर का और क्रोमियम का हम डिस्कस करेंगे। तो 30 है, तो भर के देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6p में 6 आ सकते हैं, उसके क्या बाद क्या हो गया 4s2 20 हो गए, तो 30 यहां पर 3d10 फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका तो ऑलरेडी। अब देखो आर्गन का, आर्गन से पहले छोड़ो, आर्गन से पहले आप ले लो नियोन, ले लो, ये नियोन है, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, ठीक है। अब आप सोडियम का लिखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो इसका लिखोगे 1s2 2s2 2p6 से नेक्स्ट से चला जाएगा 3s में, यानी 3s1। अब देखो यहां तक दोनों का सेम है, यहां तक दोनों का क्या है सेम है, और मैग्नीशियम का लिखो, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक जो 12 होता है एटॉमिक नंबर, तो उसका भी क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 से 3s क्या हो जाएगा 2, और एक और लिख लो जिंक का लिखा ही है, चलो ठीक है, इसी से काम चल जाएगा। अब देखो यहां तक सेम है, यहां तक क्या है सेम है ना जी, सेम है, यहां तक नियोन का, इनफैक्ट इसमें तो और दूसरा भी बन जाएगा, वो भी देख लेंगे क्या बनेगा, यहां तक सेम है। देखो
अब हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक, पूरा 1s2 2s2 2p6 3s2 ऐसे लिखने की बजाय शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, अगर आपको सोडियम का, देखो पहले एग्जाम में लिख लेना, अगर कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बोला है तो हमें कंप्लीट ही लिखना पड़ेगा, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी होगी, वरना कुछ कई जगह पर शॉर्ट फॉर्म ही चलेगी आपकी, वैलेंस वैल्यू देखनी होती है तो वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। देखो 1s2 2s2 2p6 ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ये नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, नियोन ऐसे ब्रैकेट में, वहां पर अंडरस्टूड है क्या, नियोन 10 मतलब 10 यहां पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा है। उसके बाद क्या है, इसमें भी क्या लिख सकता हूं, यहां तक सेम है तो क्या लिख सकता हूं, कैल्शियम का जो आपका मैग्नीशियम का है क्या लिख सकता हूं, बोलो नियोन 10, इनकी नियरेस्ट नोबल गैस, नोबल गैसेस होती है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन। तो हीलियम का 2, नियोन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टोन का 36 है। नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, नोबल गैस ढूंढ लो और उसका शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसके लिए क्या यूज करेंगे, इसके लिए बोलो, इसके लिए देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है, यहां पर 18 हो गए, यहां पर कितने हो गए 18 है ना, 18 हो गए। तो देखो 18 किसका आता है, आर्गन का, आर्गन का यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा एज इट इज। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं क्या, आर्गन कितने थे 18, 4s2 3d10। मान लो मुझे किसका लिखना है, क्रोमियम का लिखना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, क्रोमियम का आर्गन इनके 18 और 20 जो आपका 18 यहां पर हो गए, 19 और 20 में किसमें आएगा, 4s में 3d4, ऐसा होना चाहिए था, बट ये क्या था, एक्सेप्शन था। ये एक्चुअल में क्या होता है, ये 4s1 3d5 होता है। मान लो आयरन का लिखना है मुझे, आयरन का मेरे पे कितना है 26, तो आर्गन का कितना हो गया 18 तक तो सेम हो जाएगा। उसके बाद 20 वाला इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, यहां पर, और क्या बच जाएगा 3d6 बच जाएगा। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों होता है, क्यों क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है। तो उसके दो रीजन है। पहला रीजन यहां पर लिख लोगे, व्हाई कॉपर एंड क्रोमियम हैव एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। आंसर में लिखोगे दिस इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ टू रीजन। फर्स्ट रीजन इज ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है जी, ड्यू टू सिमेट्री यानी कि नेचर लव सिमेट्री, नेचर किससे प्यार है, सिमेट्री से। अगर आप क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखो, क्रोमियम का Z कितना था 24, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था होना चाहिए था 4s2 3d4। तो 4s2 3d4 में क्या होना चाहिए था, कुछ ऐसा होना चाहिए था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, एक तो ये, और एक एक्सेप्शनल 4 लगा देता हूं, 4s1 3d5 इसमें चला गया जंप करके, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर और यहां पर विच इज मोर सिमेट्रिक। कौन ज्यादा सिमेट्रिक है, ऑब्वियसली नीचे वाला ज्यादा क्या है, सिमेट्रिक है। तो ड्यू टू सिमेट्री की होने की वजह से एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, उसकी वजह से ये स्टेबिलिटी एक्वायर कर लेता है। सिमिलरली अगर कॉपर का लिखता मैं, कॉपर का होना क्या चाहिए था 4s2 3d9, तो ऐसा होना चाहिए था 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 9 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा होना चाहिए था। बट एक्चुअली इसमें क्या है 4s1 3d10, तो ये क्या बन जाएगा 1, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा ऐसे करके, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नीचे वाला क्या है ज्यादा सिमेट्रिक है। सिमेट्रिसिटी से क्या मतलब, देखो यहाँ पर तो क्या है, एक ऊपर था एक नीचे था, बट यहाँ पर क्या है सारों की स्पिन क्या है, सारों की स्पिन ऊपर की तरफ अपवर्ड है, ठीक है ना। यहाँ पर इनमें सभी की इसकी स्पिन अपवर्ड थी, बट इसकी क्या थी
डाउनवर्ड है, तो ये इतना ज्यादा सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ पर भी क्या है, ये सारे देखो ये ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बट ये क्या है, इसके पास कोई है ही नहीं, ठीक है ना। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो स्पिन अप स्पिन अप स्पिन डाउन स्पिन अप स्पिन डाउन स्पिन अप स्पिन डाउन स्पिन अप स्पिन डाउन। तो पहला रीजन हो गया ड्यू टू सिमेट्री। एंड सेकेंड रीजन इज मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट, जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है वो है हमारा एक्सचेंज एनर्जी। इसको समझना होगा आपको, क्या है हमारा एक्सचेंज एनर्जी। अब होता क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, क्रोमियम का लिख लो, क्रोमियम से समझते हैं इसको। ये हो गया हमारा क्रोमियम का। एक्सपेक्टेड क्या था, एक्सपेक्टेड ऐसा था, ये हमारा एक्सपेक्टेड था। वन टू थ्री फोर, ठीक है। और जो पहले इसी को समझ लेते हैं, एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी का मतलब होता है रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में जा सकता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह अगर जाना चाहे तो जब जाएगा तो वहां पर रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी होगी, एक्सचेंज एनर्जी होगी। तो वो एनर्जी रिलीज होती है, बाहर निकलती है, जिसकी वजह से ओवरऑल एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जिसकी कम एनर्जी होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखो अगर मैं बात करूं इस इलेक्ट्रॉन की, इस वाले इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन कहां जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन कहां जा सकता है, यहां जा सकता है, या फिर ये इलेक्ट्रॉन कहां जा सकता है, यहां आ सकता है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हुई, इसके लिए 3 पॉसिबिलिटीज हुई। सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां जा सकता है, इससे नेक्स्ट वाले में जा सकता है, या फिर कहां जा सकता है, इससे नेक्स्ट वाले में जा सकता है, ठीक है ना। 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या ये इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो पहले से एक पॉसिबिलिटी हो चुकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितनी हुई, 2। इस वाले इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां जा सकता है, सॉरी ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला कहां जा सकता है, इससे नेक्स्ट में जा सकता है, ठीक है ना। तो कितनी पॉसिबिलिटी हुई, 1, और कहीं नहीं जा सकता, है ना। तो कितनी पॉसिबिलिटी हुई, टोटल 6 पॉसिबिलिटी, यानी कि 6 एक्सचेंज एनर्जी। कितनी एक्सचेंज एनर्जी, 6 एक्सचेंज एनर्जी। यहां पर 6 यूनिट निकली एक्सचेंज एनर्जी की। बट अगर यही ऐसे होता अगर 1 1 1, ये अगर ऐसे होता तो देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां जा सकता है, ये यहां 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 और यहां। कितनी पॉसिबिलिटी हुई, 4। नेक्स्ट इससे नेक्स्ट इधर इधर और इधर, कितनी हुई, 3। इससे नेक्स्ट ये वाला, इससे नेक्स्ट ये वाला कहां जा सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, कितनी हुई, 2। और जो ये वाला है ये कहां जा सकता है, इधर जा सकता है, कितनी हुई, 1। ये तो कहां जाएगा, नहीं जा सकता, पहले से जो है एक्सचेंज पॉसिबल हो चुकी है, ठीक है ना। तो 4 3 2 1 कितनी हुई टोटल, 10। कितनी हुई, 10 पॉसिबिलिटी हुई। तो यहां पर तो 10 यूनिट निकल रही है एक्सचेंज एनर्जी। तो 10 यूनिट जो है 10 बार एक्सचेंज हो रहा है, तो एक्सचेंज एनर्जी की यूनिट कितनी है, 10 कंसीडर कर लेते हैं। यहां पर कितनी है, 6। तो ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी किस केस में रिलीज हुई है, सेकंड वाले केस में ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है। और जिसमें से एनर्जी रिलीज होगी इसकी एनर्जी क्या होगी, लोअर होगी, और वो अपने आप में क्या हो जाएगा, स्टेबल बन जाएगा, ठीक है। तो कर लोगे इसको। तो कॉपर एंड क्रोमियम हैव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है ना। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो स्टेबिलिटी एक्वायर करने के चक्कर में क्या बना लेते हैं, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉपर फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, और क्रोमियम हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या कर देता है, ऐसा करता है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।